हम इसे एनपीडी कहते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं और उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर है और ये बाहर नहीं आ रहा। टेक्निकली स्पीकिंग एनपीडी का क्योर नहीं है। कहीं मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक नार्सिसिस्ट की श्रेणी में आता है, तो वो कैसे जाने? मुझे अगर एक रिलेशन जीना है ऐसे, उस पैटर्न को फॉलो करने में अगर मैं दूसरे को कंटिन्यूस बेसिस पे नुकसान पहुंचा रहा हूं, चाहे वो इमोशनल लेवल का है, चाहे वो फिजिकल लेवल का है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल का है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल का है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिज्म। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति, तो ये कैसे पहचाने कि ये नार्सिसिस्ट है या ये सिर्फ डोमिनेट कर रहा है? नार्सिसिस्ट होता है कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ। डोमिनेशन होता है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे वो उस बेसिस पे चाहिए कि मुझे दूसरों को हर्ट ना करना पड़े। क्या हमारे आसपास के जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस होते हैं, जैसे बॉस हो गए, कलीग्स हो गए, हमारे अपने रिश्तेदार हो गए, चाचा ताया, ये सब हो गए, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्पाउस के अलावा, जो एक हम देख लें, क्या ये भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं हमारे लिए? अभी बात प्रोफेशन की आ रही है, तो प्रोफेशन में अपने बेनिफिट के लिए वो आपका कितने भी हद का लॉस करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके मन में कोई रिमोर्स नहीं आएगा, तो बिल्कुल वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। क्या ये हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास भी हो सकते हैं कि हम हर जगह, वर्क प्लेस पे भी, पार्टनर में भी, इन लॉज में भी, रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ नार्सिसिस्ट लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं? बचपन से वी वर सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट, तो वी फील कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ नार्सिसिस्ट पर्सन। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला कुस्वामी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर रिलेशन में किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आप बार बार उनको सॉरी ही बोल रहे हैं, आप ही हैं वो जो गिल्ट में आ रहे हैं, आप ही हैं जो हर बार रो रहे हैं? देखिए, इसको एक नार्सिसिज्म कैरेक्टर कहा जाता है कि आपके आसपास आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कि नार्सिसिस्ट हैं। अब इसको पहचाना कैसे जाए, इसके कुछ लक्षण हैं जिनसे आप बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं या ऑफिस में ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सोल पर्पस को भी डिस्कस करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इस बर्थ से पहले कभी ऐसा सोल प्रॉमिस करके आए हैं कि मुझे इस बर्थ में ऐसा लेसन लेना है। कहीं आपकी सोल ने ही तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को चूज़ नहीं किया है कि मुझे इस जीवन में ऐसे लोग मिले और मैं लेसन्स लूँ। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे एक नार्सिसिस्ट से डील किया जा सकता है, हमने आज की पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया है। बहुत नया विषय है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये चर्चा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, PLR थेरेपिस्ट भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी तनुन मलिक सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। आज का जो विषय है, इस पर मैंने किसी से भी बात नहीं की है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर पे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है इस पर, लेकिन कभी एक पॉडकास्ट के रूप में हमने इस पर बात नहीं की है। मैंने सोचा आपसे बात की जाए, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी पर बहुत काम करते हैं, PLR एक्सपर्ट हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होती हैं, तो हम दोनों एस्पेक्ट पे आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे जानना है कहीं मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक नार्सिसिस्ट की श्रेणी में आता है, तो वो कैसे जाने? राइट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नार्सिसिज्म होता क्या है। हम इसे एनपीडी कहते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं और उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर है और ये बाहर नहीं आ रहा। टेक्निकली स्पीकिंग एनपीडी का क्योर नहीं है। तो स्ट्रेट इसी से शुरू करता हूँ। एनपीडी का क्योर नहीं है। एनपीडी का क्योर एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर मुझे पता चल गया कि भाई मैं नार्सिसिस्ट हूँ तो मैं ठीक हो गया, तो इसलिए हमने यह समझना है कि अगर मेरी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो नार्सिसिस्ट वो बनता क्यों है। किसी को मज़ा थोड़ी आता है, चलो ठीक है, हम क्योंकि हम विक्टिम साइड में हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं विक्टिम ही बोलूँगा।
जो हमें विक्टिमाइज करवा रहा है, जो दूसरा इंसान है, कभी हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा? कोई भी नार्सिसिस्ट बनता है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसे अपने चाइल्डहुड से ही मिला है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसके पेरेंट्स में या गार्जियंस में से कोई ना कोई नार्सिसिस्ट ही होता है, और वहाँ से वो ये सीखता है और अपनी पर्सनालिटी को वैसा वो मॉड्यूलेट करना शुरू कर देता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो नार्सिसिस्ट होगा वो क्या करेगा, क्योंकि बचपन से देख रहा है कि उनके पेरेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि भाई दूसरे को ऐसे परेशान करना, और पेरेंट्स ने जो बोल दिया उसको सच मान लेना, उसी को ही फॉलो करना। तो यूजुअली जो अगर मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ, अगर एक वाइफ्स के एंगल से हम बात करते हैं, तो यही कहती है कि बात सही है, मेरे आगे कुछ और होता है, जैसे ही उसकी मदर सामने आती है एकदम से उसका पुराना रूप वापस आ जाता है, मेरी कोई आइडेंटिटी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं एकदम यूज़लेस और वेस्ट इंसान बन जाती हूँ। और हस्बैंड्स का भी यही एंगल रहता है कि भाई जब मेरे दोस्त आते हैं, कोई बाहर का इंसान आता है, मेरी वाइफ से बेस्ट इंसान धरती पे कोई नहीं है, एंड द मोमेंट ये सब चले जाते हैं, हमारे बीच के ऐसा कोल्ड डिस्टेंस आ जाता है जो मुझे खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्यों है। तो इन सब के पीछे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के नार्सिसिस्ट होते हैं। सबसे फेमस देखो दो होते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट नार्सिसिस्ट। कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या है? जो दुनिया के आगे बड़ा एक अच्छा इंसान है, कैरिज्मेटिक है, वेल एडमायर्ड है, एग्जाम्पल देते हैं लोग उसका, नहीं यार उसके अंदर कुछ फ्लॉ नहीं हो सकता। रियलिटी किसे पता है? जो उसके करीब है, स्पेशली जो पार्टनर होगा या फैमिली मेंबर्स होंगे, क्योंकि दे आर यूजुअली ऑन द रिसीविंग एंड। तो ये है जो दुनिया के आगे उनकी इमेज अलग है, लेकिन जो क्लोज है उन्हें रियलिटी पता है। सबसे कॉमन एग्जांपल यही है। ओवर्ट वाले क्या होते हैं? जो हर जगह सेम है, वो बाहर भी नार्सिसिस्ट हैं, वो घर में भी नार्सिसिस्ट हैं, उनकी पर्सनैलिटी कहीं नहीं छुपती, वो सबके साथ इक्वल तरीके से बिहेव करेंगे। दे बिलीव मेरा इस धरती के ऊपर राज है, जहाँ चलेंगे अरे तो मेरा है। दे विल बिहेव कि दूसरे का ओपिनियन, दूसरे का राइट मैटर नहीं करता, मैंने जो बोल दिया, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी जो रियलिटी है वही सच है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन दो नार्सिसिस्ट होते हैं। और एक रिलेशन में जो कोवर्ट नार्सिसिज्म है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे और भी हमारी अलग अलग कैटेगरीज है, धीरे धीरे आगे बताऊँगा मैं, लेकिन मेन हम इस दो से शुरू करते हैं। एक रिलेशन में यूजुअल बेसिस पे हमें कोवर्ट ही टकराता है। ओवर्ट की पॉसिबिलिटी रिलेशन के अंदर कम होती है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो इंसान के साथ हमने रिलेशन नहीं रखना है। राइट। तो सर एक शब्द होता है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति, तो ये कैसे पहचाने कि ये नार्सिसिस्ट है या ये सिर्फ डोमिनेट कर रहा है? डोमिनेशन में ये होता है, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ सौरव गांगुली का, डोमिनेटिंग कैप्टन रहे हैं। नार्सिसिस्ट होता है कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ, राइट, अरे मैंने जिताया, अरे मैं हर जगह मैं आ जाना, वो नार्सिसिज्म की पहचान है। ठीक है, यू आर अ गुड प्लेयर, आप एक अच्छे कैप्टन हो, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो, लेकिन हर जगह क्रेडिट लेने भी आप ही पहुंच जाते हो। हर जगह आप अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हो कि देखो मैं तो कितना सेल्फलेस हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 50 कैमरे चाहिए चारों तरफ दिखाने के लिए मैं कितना सेल्फलेस हूँ। अपनी पीआर टीम चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो देश के लिए करता हूँ, मैं तो लोगों के लिए करता हूँ। तो दिखाने की नीड क्यों पड़ रही है? नीड पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी डोमिनेशन इज अ फेक डोमिनेशन, वो नार्सिसिज्म ही है। डोमिनेशन होता है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे वो उस बेसिस पे चाहिए कि मुझे दूसरों को हर्ट ना करना पड़े। डोमिनेंस वो है। अगर मैं सौरव गांगुली का एग्जांपल ले रहा था जैसे पहले, भाई टीम्स के बढ़ के कुछ नहीं, बाकियों की नहीं सुनूंगा, तुम भाड़ में जाओ, मैं अपनी टीम की सुन लूंगा। तो डोमिनेंस है, बट इन द राइट डायरेक्शन। तभी तो जीतने के बाद आज तक वो शर्ट उतारने वाली विक्ट्री हम सेलिब्रेट करते हैं। इस जैसी आइकॉनिक सेलिब्रेशन अब तक क्रिकेट के इतिहास में कोई कर नहीं पाया है। वो डोमिनेशन था। और वो क्या उन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया? नहीं, सबको क्रेडिट दिया। आज हम उनका एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं। तो डोमिनेंस क्या है? जब मैं दूसरों के जो राइट है, जो उनको डिजर्व करता हूँ प्रेज, वो उनसे नहीं छीन रहा हूँ, बट जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। तो चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, चाहे वो टीम बेसिस पे है, वो एक हेल्दी एक डेफिनेशन होगी डोमिनेशन की। और कई लोगों की डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है कि भाई मुझे यहाँ चलना है तो यही चलना है। मुझे अगर गर्म कॉफ़ी पीनी है तो भाई आपकी मशीन खराब है, आई डोंट केयर, मैं पीऊंगा नहीं। अगर पीऊंगा तो गर्म कॉफ़ी ही पीऊंगा। दिस इज डोमिनेशन। मैं नहीं कर रहा ना, मुझे नहीं कुछ और चाहिए,
मूवी में भी दिखाया ना, नहीं देखने गन्ने के खेत यार। राइट, वही वाली बात है। डोमिनेशन ये है, जो मुझे चाहिए मैं वही करूँगा, बट मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे डोमिनेशन के ट्रेट में दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है। या तो मैं करूँगा ही नहीं, करूँगा तो वैसे ही करूँगा जैसा मुझे चाहिए। सो दैट इज़ डोमिनेशन। राइट सर, आपको पता है इस पॉडकास्ट को करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम सही नार्सिसिज्म की परिभाषा को समझें, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल गया है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स कि हम 2-4 शब्द सुन लेते हैं, 2-4 सिम्टम्स देख लेते हैं और हम सभी को लगने लग जाता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को, कि यार मेरा तो पति नार्सिसिस्ट है, मेरी तो पत्नी नार्सिसिस्ट है। बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं रिश्ते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिचुएशनल भी होता है कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हो सकता है कि सर्टेन सिचुएशंस पे मेरा बिहेवियर किसी को लग जाए कि यार ये तो नार्सिसिस्ट है, बट मैं नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, मैं सेल्फ अवेयर हूँ। लेकिन अंतर हम कैसे पहचानें? अंतर पता करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। देखो, किसी ना किसी कहानी में आप भी नार्सिसिस्ट हो, किसी ना किसी कहानी में मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ, किसी ना किसी कहानी में दीपक भी नार्सिसिस्ट है। हम सब किसी ना किसी की कहानी में नार्सिसिस्ट है ही है। बात क्या आ जाती है, मेरे अगर जो मुझे चाहिए या मुझे अगर एक रिलेशन जीना है ऐसे, उस पैटर्न को फॉलो करने में अगर मैं दूसरे को कंटिन्यूस बेसिस पे नुकसान पहुंचा रहा हूं, चाहे वो इमोशनल लेवल का है, चाहे वो फिजिकल लेवल का है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल का है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल का है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिज्म। बात करके क्या चीज़ हल नहीं हो सकती, सब हल हो सकता है। वॉर प्रिवेंट हो जाते हैं कंट्रीज़ के बीच में जस्ट बाय सिटिंग डाउन एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो रिलेशन क्यों नहीं ठीक हो सकता? वो इसलिए ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो एक इंसान है, दोनों में से कोई एक, जो ठीक करना नहीं चाहता, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हस्बैंड है वाइफ है, बट वो ठीक नहीं करना चाहते। अब मुझे करना तो ऐसे ही कर, तू कुछ भी कर, बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को रेडी नहीं है, एडजस्ट करने को रेडी नहीं है, सुनने को रेडी नहीं है। इसलिए कभी कभी होता है हम थोड़े सेल्फिश बन जाते, कभी कभी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कभी कभी सेल्फिश बनने में कोई हार्म नहीं है, थोड़ा बहुत यार हमें भी पैम्परिंग चाहिए, लेकिन कंटिन्यूसली हमें ही चाहिए। अगला इंसान सफ़र ही करता रहे, और अगर वो अपने लिए बोले तो उन्हें इतनी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो एक हाउस वाइफ है, राइट, क्योंकि यूजुअल बेसिस पे देखो जब एग्जांपल्स बोलते हैं ना, बेचारे आदमियों को ही टारगेट किया जाता है, बट अभी भी मैं दोबारा वो यूज़ करूँगा। एक हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ घर पे है, अपना काम वगैरह करती है। अब वो एक न्यूक्लियर फैमिली है कि ठीक है, हो सकता है इन लॉ साथ में रहते हो, बट जॉइंट फैमिली साथ में नहीं है। अब वो शाम को आता है, लेट्स से अराउंड 7 और 7:30 तक वो घर पे आ जाता है। वो सुबह 10 बजे तक घर से निकल जाता है, शाम को 7 बजे तक घर आता है। अब वाइफ मान लो 2 से 3 बजे तक अपना काम करके फ्री। अब वो उसने घर की सिचुएशन ऐसी है कि उसके पास एक्चुअल में कुछ और करने को नहीं है। अब आप ऑफिस से फ़ोन पे बात करते नहीं हो, ठीक है, आप बिज़ी हो। अब आप घर आते हो, वो तो बोलेगी ना, बात तो करेगी ना, शेयर करेगी मैंने दिन भर क्या करा। अब हमें इरिटेशन होती है, वो मेरा दिमाग मत खा यार। चलो एक आधी बार समझ में आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या डेली फ्रस्ट्रेशन में आते हो? अगर फ्रस्ट्रेशन में आते हो तो उसने क्या बिगाड़ा है आपका? ये कब होता है, या तो आप वीक में कोई एक दिन बनाओ, बाहर जाओ, कोई छुट्टी का दिन है या कुछ ऐसा है, आप साथ में बैठो बात करो। बात ही तो नहीं हो रही। आप आयो कि भाई मैं दिन भर काम कर कर आया हूँ, पैसा कमा रहा हूँ तेरे लिए, ताकि इसलिए कि तू मुझे अपना दुखड़ा सुना दिन भर तूने क्या करा क्या नहीं करा, मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए। अरे तो उसकी क्या गलती है? उसने क्या ऐसे गलत काम कर दिया आपसे शादी करके कि भाई अगर वो आपसे कहे 15 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो, आपको प्रॉब्लम होती है? आप दोस्तों से 1.5 घंटा बात कर लेते हो, अरे विकी, अरे राहुल कैसा है, हमारे आदत 1-1 घंटा बात होती है। लेकिन पार्टनर से बात करने में हमें बड़ा हेडेक और बर्डन फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो ऐसे हमारे वीक पॉइंट्स को टच कर देगी जो एक्चुअल में सच है, बट मैं सुन नहीं पाऊंगा। जैसे इन लॉज की बुराई एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, मैं ये नहीं कह रहा सबके इन लॉज बुरे होते हैं और कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा मेरे पेरेंट्स में फ्लॉज हैं, बट अगेन नोबडी इज परफेक्ट, सबके अपने अपने बैटल्स हैं। अब वो कह रही है कि भाई आज ये हुआ, हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लेंट के रूप का ना हो, एक फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हमने किस परसेप्शन से लिया? कंप्लेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि उनके अंदर ये फ्लॉज है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डिसऑर्डर है ना, एक वीकनेस है कि जो उस कमज़ोरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ऐसे ही हर एक रिलेशन में रहता है कि जब कोई भी एक इंसान है
दूसरे की नीड्स, दूसरे के इमोशंस, दूसरे के डिजायर्स को एब्सोल्युटली खत्म कर दे, तो वही तो नार्सिसिज्म होता है। उसको, उसके विल पावर को ऐसा तोड़ दो, उसकी एक होता ना सेल्फ हेल्प को ऐसा तोड़ दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऐसा तोड़ दिया कि वो किसी और चीज़ के केपेबल ना रहे। तो हम क्या चाहते हैं एज अ नार्सिसिस्ट? हम चाहते हैं कि मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर एक इनेबलर के रूप में आए। इनेबलर कौन होता है? जो कंप्लीटली पहली बार डिपेंडेंट मेरे ऊपर है, वो मेरे पार्टनर नहीं, मेरे गुलाम के इस तरह मेरे साथ रहती है। जो मैं बोलता हूँ वो बोलती है, जैसे रहने को बोलता हूँ वैसे रहती है, कोई क्वेश्चन दोबारा से नहीं पूछती है, लाइक सर्वेंट, राइट। बट हाँ, एक ऐसा सर्वेंट है जिसको मैं हल्का फुल्का पैम्परिंग कर सकता हूँ बीच बीच में, जब मेरा मूड करेगा। तो उसे एक पार्टनर नहीं चाहिए, उसे इनेबलर चाहिए, जो इनेबल करेगा इस पर्टिकुलर बिहेवियर को। क्वेश्चन नहीं करेगा बट इनेबल करेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं करा अपने माँ बाप से, मैंने तो उनसे सीखा है एनपीडी। अब उनसे मैंने ये अपने अंदर डेवलप करा है एनपीडी को। अब भाई आप मेरे इस बिहेवियर को चलने दो। तो जैसा अगर मैं आपको इग्नोर करूं तो डोंट आस्क मी क्वेश्चन बैक कि मैं आपको इग्नोर क्यों कर रहा हूं। अब जैसे एक फीमेल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं, फीमेल जो है वो इंटीमेसी को एक वेपन के रूप में यूज करती है टू पनिश देयर पार्टनर्स, जब भी उनसे कुछ गलत होता है तो। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। क्योंकि एक सोसाइटल एक हमने ये बना रखा है, ओनली मैन क्रेव फॉर इट बट फीमेल क्रेव फॉर इट इक्वली। लेकिन सोसाइटी कभी नहीं दिखाएगी, कभी नहीं बोलेगी, तो इसी चीज को एक वेपन के रूप में यूज किया जाता। तो ये भी तो नार्सिसिज्म का ट्रेट ही हो गया कि जब भी आपको अपने पार्टनर को पनिश करना है, रेदर देन सिटिंग आउट एंड टॉक अबाउट द इश्यूज, आप उसको पनिशमेंट देना शुरू कर देते हो, और ज्यादा डिस्टेंस आता है। तो दोनों के अलग अलग नार्सिसिज्म के ट्रेट्स आते हैं। कभी कभार चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी कभार चलता है, ठीक है, वंस इन अ वाइल हो गया, आपका नहीं है मन, आप गुस्सा अपसेट ज़्यादा हो, समझ में आता है। बट एवरी सिंगल टाइम हर बार इग्नोर कर देना, अवॉइडेंस वाला बिहेवियर शो करना, गायब हो जाना, फ़ोन के रिप्लाईज ना करना, मैसेजेस के रिप्लाई ना करना, सोसाइटी के आगे इंसल्ट करना, या फिर सोसाइटी के आगे एकदम से ऐसा अपना रूप दिखा देना कि भैया हम भी पागल हो जाए कि भाई आपका ये रूप कहाँ गायब था। और जैसे ही वो सब जाते हैं, हमें लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, हम अप्रोच करते हैं, मेरे पास कैसे आ गए, दूर हो जाओ। अच्छा, इसमें ना मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। मैंने अपने आसपास बहुत देखे हैं ऐसे लोग, स्पेशली मतलब यहाँ भी मैं देखे, मैं नहीं कह रही हूँ कि पुरुष समाज में ही ज़्यादातर नार्सिसिस्ट मिलते हैं, बट अगेन हम जो अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं वही हमें दिखता है। तो एक अंकल थे, हमारे साथ ही रहते थे, सारा घर का काम आंटी कर रही हैं, सब कुछ आंटी टेक केयर कर रही हैं, बच्चों को भी, घर को भी, आपके मम्मी पापा को भी, खाने भी बड़े मस्त मस्त व्यंजन बना रही हैं। जैसे ही कोई घर में, हम ही लोग अगर मान लीजिए डिनर पे गए हैं, तो अंकल किचन में घुस जाते थे और वो बेचारी पूड़ियाँ तल रही हैं, ना 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 रुक जा, मैं तल देता हूँ, बाहर आके बताइए कैसी बनी है, मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। अब वो आंटी आके थोड़ी ना आपको काउंटर करेंगी। अब सारे लोगों को क्या लगता था, शुरुआत में हमें भी लगता था कि अच्छा यार अंकल तो बड़े अच्छे हैं, ये आंटी मतलब जॉब भी करते हैं, सब कुछ संभालते हैं और वो भी करके लाए। फिर उनकी बातों में कहीं ना मजाक मजाक में ही आ जाता था, और ये पैटर्न के रूप में अब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली पैटर्न था कि अरे मैं तो थक जाता हूँ, बच्चे के कल क्या पहनना है वो भी देखना तो पड़ेगा ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, कपड़े धुले, अरे वो आंटी कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हो, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो। क्या ये भी एक तरीके का नार्सिसिज्म ही है? बिल्कुल है, ग्रैंडोस नार्सिसिज्म यही तो हो गया, जिसे हम कोवर्ट भी कह सकते हैं। ये वही तो हो जाता है कि पब्लिक के आगे ऐसी इमेज दिखानी है कि हमसे परफेक्ट बीइंग धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता, हम तो स्वयं भगवान का रूप है। मेरी धर्म पत्नी या मेरा पति, ये तो इनके तो भाग खुल गए हैं जब मैं इनके जीवन में आया हूँ, राइट। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि मैं इनका पार्टनर बनकर इस रूप में, इस लाइफ में मैं इनको मिला हूँ। तो मैं ऐसा परफेक्ट बीइंग हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, तो आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इन सच अ वे, क्योंकि मेरे माइंड में वो परसेप्शन है, सेल्फ इमेज मेरी बन चुकी है कि जो भी मैं करता हूँ वो परफेक्ट करता हूँ। क्यों? बचपन से मेरे हर ट्रेट को भी, चाहे नेगेटिव ट्रेट है, बहुत बढ़िया, तो मुझे कभी रिजेक्शन या कभी मुझे इस प्रकार का वो नहीं दिखाया। तो क्या होता है, बचपन से ही मुझे अपने माँ के या अपने बाप के प्यार के लिए, अटेंशन के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े हैं, और तब भी मुझे मिनिमम कुछ रिकग्निशन मिलती थी। तो ये मेरा पैटर्न बन गया और मुझे लगता है कि यही है वे ऑफ लाइफ, तो यही मैं टॉर्चर अपने पार्टनर के ऊपर भी डालूंगा। तो जब हम अकेले होते हैं
अब देखो इतनी रैशनैलिटी तो है ना हमारे अंदर। अब ये जो टाइप, जिस पर्टिकुलर टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले में तो इतनी रैशनैलिटी है हमारे अंदर कि पब्लिक के आगे ये एक्सपोज नहीं करना अपने ट्रेड को, प्राइवेट में चल ले तो ये एक सरासर प्योर लेवल का नार्सिसिज्म होता है। कई सारी जैसे कई सारी वाइफ्स जैसी होती हैं, कई सारी पत्नियां होती हैं, तो जब भी घर में फंक्शन होता है एकदम, अरे नहीं भाभी मैं कराती हूँ, नहीं दीदी मैं कराती हूँ, ये सब होता है। द मोमेंट सब जाते हैं अपनी सास को बोलते चले चाय बना, तो नार्सिज्म हो गया ना ये। तो मैं फीमेल को जोड़ लेता हूँ, आप मेल बता देना। मैं थोड़ा सा ना सोल पर्पस पे भी आऊँगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा के आए हों कि मुझे एक लेसन लेना है ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, इसीलिए मैं ऐसा नार्सिसिस्ट पार्टनर अट्रैक्ट करता हूँ। अगर हम इसको सोल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखो यहाँ दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ओपन माइंड के साथ सुनना होगा कि जो मेरा पार्टनर है जो कि नार्सिसिस्ट है, तो वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है। डू यू थिंक ही इज़ दैट हैप्पी जितना वो प्रिटेंड करता है? नो, ही इज़ नॉट। वो प्रिटेंड करता है। दे आर वेरी गुड इन प्रिटेंडिंग। दिखाएंगे ऐसा कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, चिकने घड़े हैं हम, लेकिन वो दिखावे में बिलीफ रखते हैं। वो दिखा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर भुन रहे होते हैं। तो यानी कि खुश तो वह भी नहीं है, उनकी अपनी सफरिंग्स हैं। राइट। अब बीइंग अ पार्टनर, हम उनके पार्टनर हैं, तो भाई हमें तो सफरिंग सरासर मिल ही रही है। हमारा तो जो एक कॉन्फिडेंस था वो गायब हो गया है, हमारा जो लाइफ को एक पैशन था वो गायब हो गया है, सपने खत्म हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं तो और ज़्यादा हमारी फ्रीडम खत्म हो गई है। तो मेरी तो पनिशमेंट आफ्टर मैरिज चले जा रही है। तो यहाँ पे हो सकता है क्या होता ही है कि मेरा कार्मिक साइकिल ऐसा था कि मैंने पास्ट में ज़रूर किसी ना किसी को रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्चर करा होगा, तो एज अ पनिशमेंट अब मैं रिसीविंग एंड पे हूँ। और जो दूसरा इंसान है उनके कुछ और लाइफ लेसन्स होंगे, अब वो अपने इनर बैटल कर रहे हैं। अब उस इनर बैटल की वजह से उनके आसपास जो लोग हैं वो भी अफेक्टेड हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे उसमें पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के साथ भी करते हैं और पार्टनर के साथ भी करते हैं। कई तो पेरेंट्स भी मैंने नार्सिसिस्ट देखे हैं जो हमेशा बच्चों को गिल्ट में डाल के रखते हैं कि तुम्हें इसलिए क्या पाल पोस के बड़ा किया कि अब तुम जवाब दोगे, क्या इसलिए पाल पोस के बड़ा किया कि तुम शहर छोड़ के जा रहे हो, जबकि वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। तो पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स भी होते हैं। देखो एक मैं आपको फैमिली ट्री समझाता हूँ हल्का सा, राइट। स्पीकिंग ट्री पे आज हल्का सा फैमिली ट्री समझेंगे। तो जैसे मान लो अगेन फादर नार्सिसिस्ट है, राइट, ले लेते एग्जाम्पल। मदर यहाँ इनेबलर है। अब यहाँ मदर इनेबलर क्यों है? क्योंकि मदर का भी खुद का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पे जुड़ा है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, नेगेटिव डोमिनेशन वाला, वो इतने सारे डोमिनेंट हो गए कि उनको लग गया दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ अ मैन। उनके लिए टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ मैन। यस। कि जब तक वह इंसान टॉक्सिक नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? बिल्कुल। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। एक कई साल पहले मूवी आई थी, कॉमेडी मूवी हसीना मान जाएगी, गोविंदा और संजय दत्त की, शायद ये मूवी का नाम था, यही था ना मूवी का नाम? मैं पुरानी पिक्चरें नहीं देखी। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, आई गेस यही था मूवी का नाम, जिसमें वो अपना ही चाचा का रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जब गोविंदा दिखा रखा है अपना ही चाचा बनता है, तो उसमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से जो अरुणा ईरानी है, वो कैरेक्टर भी उस मूवी के अंदर है, तो उनको इससे प्यार हो जाता है। तो संजय दत्त पीछे से जाके उनको बताने जाते हैं कि भाई उनके अंदर बहुत बुरी बुरी क्वालिटीज़ है। तो क्या क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि भाई वह नशा बहुत करते हैं। तो ये रिप्लाई देती तभी उनकी आंखें इतनी नशीली है। फिर कहते हैं कि भाई उनको जुआ करने की बहुत बुरी आदत है। तो कहते हैं मैं आ जाऊंगी ना, मैं नहीं करने दूंगी। उनको गुस्सा बहुत आता है। तो भाई ये तो मर्द की पहचान है। अब उनकी कुछ बुरी लतें भी हैं। तो ये तो बेटा बड़े खानदान वालों के शौक है, रईसी शौक है, क्या हो गया कहीं चले गए तो? यानी कि ही इज अ वुमनाइजर। तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया कोई बात नहीं, बड़े रईसों के शौक है, लेकिन हर बात का काउंटर करा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक कॉमेडी मूवी है बट मैं एक रेफरेंस को ले रहा हूँ, तो उसमें फीमेल के भी अपने एक फ्लॉज हैं कि भाई वो सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रही है। इनेबलर यही होता है, वो सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है कि उनको लगता है मैं आ जाऊंगा, मैं इनको बदल दूंगा। तो आपने खुद सांड को अपने रास्ते पे इनवाइट करा, अब जब सींग मार रहा तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो दिस इज द रोल ऑफ एन इनेबलर कि वो अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के सारे नेगेटिव फ्लॉज को इनेबल करने देते हैं, जैसा भी वो
काम करने देते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी पार्टनर इनेबलर हो गई। अब मान लो उनके 3 बच्चे हुए, तो तीनों पे इम्पैक्ट आता है। एक होता है गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड क्या होगा कि स्पेशली वो नार्सिसिस्ट का फेवरेट होता है। यहाँ पे वो पेरेंट जो है यानी कि फादर जो है वो उस गोल्डन चाइल्ड में अपना रूप देखता है, ये मेरा नाम आगे रोशन करेगा, तो उसके लिए सब करता है। ओवर पैम्परिंग देता है उससे, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाता और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे रहता है, पेरेंट्स के ऊपर, राइट। वो होता है गोल्डन चाइल्ड। सेकंड वाला आ जाता है बेचारा लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड क्या रहता है, उसका होना ना होना एक बराबर, होना ना होना एक बराबर है कि अच्छा हाँ तू भी है मेरी औलाद, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो बेचारे की सक्सेस के ऊपर कोई खुशी नहीं, उसके फेलियर्स पे भी कोई एग्रेशन नहीं, कंप्लीटली इग्नोर्ड। जो थर्ड आ जाता है ना, थर्ड होता है कि वो उस फैमिली का पंचिंग बैग है, यानी कि हर कोई अपने फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकालता है। और वो जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा सोशल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, यानी कि वो क्या करता है कि जो घर पे उसको एग्रेशन मिला वो एग्रेशन बाहर करता है, बाहर लड़ता है, शराब पीता है, चोरी चकारी करता है, ये अनएथिकल जॉब्स करता है, अनएथिकल काम करता है। क्यों? क्योंकि घर में उस बेचारे को सारा टॉर्चर सहन करने को मिला। तो एक नार्सिसिस्ट केवल अपने पार्टनर की लाइफ तबाह नहीं करता, वो अपने बच्चों की भी लाइफ तबाह करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। और जब ये 3 जो शादी करते हैं, ऐसे साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तो इन 3 में से गोल्डन चाइल्ड तो रेप्लिका बन गया अपने फादर की, तो बेचारा वो भी एक नार्सिसिस्ट। क्या वो चाहता था नार्सिसिस्ट बनना? नहीं, तो जबरदस्ती डाला गया। लॉस्ट वाला जो रहेगा, अब वो प्यार के लिए इतना डेस्परेट हो जाएगा, वो इनेबलर बन जाता है। ओहो। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अब उसको प्यार चाहिए, प्यार के लिए कुछ भी करेगा। नाउ ही और शी विल बिकम द इनेबलर। और जो थर्ड वाला है वो रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन रहता है। तो वो सोशली जो बहुत जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके मन में हमेशा एग्रेशन रहता है, क्योंकि उसके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमास इतने ज़्यादा सीवियर लेवल के हैं। और केवल पेरेंट्स ही नहीं, उसके सिबलिंग्स भी उसको पंचिंग बैग के रूप में यूज़ करते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी निकालते हैं। तो ऐसे सबकी लाइफ तबाह करता है एक नार्सिसिस्ट। क्या एक जो भी नार्सिसिस्ट है उसको ये सेल्फ अवेयरनेस होती है कि मैं ऐसा हूँ? हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वो अवेयरनेस जिस दिन उसे हो गई वो ठीक है उस दिन, क्योंकि वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है। सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर आ जाती है। मेजॉरिटी छोड़ो, आप 99.9% नार्सिसिस्ट को नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि उन्हें यही परफेक्ट वे ऑफ लाइफ बचपन से देखने को मिला है। उनके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं टेंट्रम है इनके, ये तो अटेंशन सीकिंग के लिए नाटक कर रहे हैं। अरे अभी तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया था, तुम्हें दोबारा से ये कुछ चाहिए है, अटेंशन के लिए रो रही है, अटेंशन के लिए रो रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग उनके पार्टनर में सारे फ्लॉज हैं। पार्टनर कह रहा है मेरे अंदर है फ्लॉज, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी एक्सेप्ट करो। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? मेरे अंदर तो कोई फ्लॉज ही नहीं है, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। तो रियलाइजेशन नहीं है ना, तो इसलिए उन बेचारों में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। मैं बेचारा वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो खुद भी एक टॉर्चरस लाइफ जीते हैं। वो दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और ये एक ऐसा अगली ट्रुथ है जो एक विक्टिम रेयरली एक्सेप्ट करता है। जो विक्टिम एंड पे होता है, नहीं वो कहता नहीं आप गलत कह रहे हो, उनको तो बड़ा मज़ा आता है। उनको दिखाना है कि उनको मज़ा आ रहा है, अंदर ही अंदर वो डेली अपनी बैटल लड़ रहे हैं। वो देखो ना कितना सीक्रेटिव, वो कितना ऐसे लाइफ जीते हैं। फ्री माइंड कब होता है उनका? छुप छुप के बातें करना, दे मॉनिटर की ठीक है इनको क्या पसंद है, जानबूझ के उसके अपोजिट कुछ करना। तो उनका सारा टाइम इस चीज़ में जा रहा है कि इस इंसान को मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ। तो वो अपनी लाइफ फ्रीली कहाँ जी रहा है? क्या ये इंटेंशनली करते हैं? कभी कभी कुछ चीज़ों को इंटेंशनली भी करते हैं, कभी कभी, नॉट एवरीथिंग, बट कभी कभी चीज़ों को इंटेंशनली करते हैं। जैसे कि पता है कि भाई तुम क्या कहते हैं, अपनी गाड़ी या फिर ड्रिंक ज़्यादा मत करा करो। एग्जाम्पल जैसे कहता हूँ, ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देगा, अच्छा तू मुझे रोकेगी, तू मुझे रोकेगा, ये ले ये ले ये ले। तो एज अ रिवेंज कि मुझे कैसे पोक कर दिया, मुझे कैसे टोक दिया। दे आर हाईली सेंसिटिव। तो जो इंसान हाईली सेंसिटिव है वो कंट्रोल में कैसे आ गया? राइट तो क्योंकि फ्लॉज है ना, तो इनकी सेंसिटिविटी ऐसे, वो टच मी नॉट वाले फ्लावर हैं, आप नहीं टच कर सकते एकदम से, फिर दे विल रिएक्ट, अलग से बिहेव करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो अवॉइडेंस को यूज़ करते हैं, अपने पार्टनर को अवॉइड करेंगे,
कुछ एग्रेशन का यूज़ करते हैं, कुछ इंसल्ट को यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, टॉर्चर टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं जस्ट टू पनिश देयर पार्टनर। बट वो बेचारा पार्टनर फिर करे क्या? सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो हम सॉल्यूशन के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं बड़ा ब्लंट होके बोलता हूँ, अगर आप अलग हो सकते हो तो हो जाओ, राइट? अगर वो पॉसिबल है तो स्ट्रेट अप हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि ये लोग ठीक नहीं हो सकते जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि मेरे अंदर फ्लॉज हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है, आप इनको इग्नोर करना सीखो। आप उनकी हर बात को दिल पे लगा लेते हो, अब एक्सपेक्ट करना शुरू करते हो, तब एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दो कि ये मेरे लिए कभी कुछ करेगा या मेरे लिए कुछ करेगी। मैं ठीक है, आई एम इन दिस मैरिज, बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए सही, और अपने लिए जीना शुरू कर दो। अब तक जो हम जी रहे थे अपने पार्टनर के लिए जी रहे थे, अब अपने लिए जीना शुरू कर दो। उन्हें प्रॉब्लम है, बोलते रहे। हाँ, अगर बात आती है कि भाई आपके ऊपर फिजिकल अब्यूज़ होता है, तो उसमें मैं बोलूँगा स्ट्रेट अवे टेक लीगल हेल्प। वोट कभी सहन नहीं करना है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है, दे कैन ओनली से दीज थिंग्स, तो आप चिकना खड़े बन जाओ, आपको इम्पैक्ट करना बंद कर दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी बदले। तो कहीं ना कहीं हमारे भी तो फ्लॉज है ना। अभी मैं पास्ट साइकिल के कार्मिक डाइट को मैं हटा देता हूँ, मैं प्रेजेंट लाइफ के सिनेरियोज को ले लेता हूँ। सपोज मेरा चाइल्डहुड ऐसा निकला है कि अब मैं इनेबलर बन गया हूँ, तो मेरे फ्लॉज हैं ना जो ठीक नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब पहले मुझे अपने फ्लॉज को ठीक करना है। तभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से कि भाई वह भी बदले मेरे साथ साथ। क्यों बदले वो तुम्हारे साथ साथ? थेरेपी तुम ले रहे हो और चाहते हो पार्टनर बदल जाए। दवाई मैं खाऊं, ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उस इंसान के ऊपर असर हो, तो ये वही वाली बात हो गई है। आप थेरेपी ले रहे हो तो ठीक आप रहोगे, तो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करनी पड़ेंगी। तीसरा, जो हमें पसंद है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करना होगा। हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग पसंद है तो वैसा कपड़े पहनने शुरू करने होंगे। एक पर्टिकुलर डिश पसंद है तो अपने लिए, आपके पार्टनर को पसंद नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप 2 डिश बना दो, एक अपने लिए एक उसके लिए, कोई बात नहीं। जीना शुरू करो अपनी लाइफ को अपने लिए। हम वही तो नहीं करते हैं। सारी हमारा क्या रहता है, उनके पीछे वी फॉलो देम कंटिन्यूसली लाइक अ शैडो एंड दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। नार्सिसिस्ट यही करता है। उन्हें लगता है कि ठीक है, मैं टॉर्चर करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, मैं अब्यूज़ करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं, ये दोबारा मेरे पीछे आएंगे, तो आई विल रिपीट द सेम साइकिल। नार्सिसिस्ट क्या करता है, पहले वो आपको परेशान करेगा, फिर वो आपको इग्नोर करेगा। जब वो इग्नोर करता है, वो आप परेशान हो, बड़े स्ट्रेस में रह रहे हो, फिर वो कुछ आपके लिए हल्की सी टॉफ़ी के रूप की कुछ एक्टिविटी कर देगा, तो आपको सडन रियलाइजेशन होता है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, या उसको रियलाइजेशन हो गया। फिर आप एकदम से डिफेंसिव वॉल अपनी छोटी स्मॉल कर देते हो एंड यू कम्प्लीटली गेट ओपन विद द पार्टनर वंस अगेन। उसको दिखता है कि ठीक है, अब सब अच्छा चल रहा है, देन ही विल वेट फॉर द परफेक्ट टाइम कि आप गलती से कुछ गलत काम करो एंड ही विल रिपीट द सेम साइकिल। नार्सिसिस्ट साइकिल यही होती है। इसलिए हमारे ऊपर इतना मेंटल टॉर्चर होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि इंसान को चाहिए क्या, क्योंकि उसे खुद नहीं पता उसे चाहिए क्या। डिसऑर्डर है ना उसे। और अगेन हमारा थॉट इसी में रहता है कि हम इसके माइंड को पढ़ना चाहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं हमें अपने माइंड को भी पढ़ना है, अपने डिज़ायर्स को भी पढ़ना है। इसलिए इसके 3 ही सॉल्यूशंस हैं। सेपरेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? आई नो इट्स वेरी ब्लंट एंड वेरी हार्श थिंग टू से, बट ये एक सॉल्यूशन है जो एक्चुअल में हेल्प करेगा आपको। दूसरा है, अपने लिए जीना शुरू कर दो और इग्नोरेंस को वेपन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दो। बात करो, मैं रूड होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बात करो, बी पोलाइट। आप क्यों अपने आप को बदल रहे हो ऐसे? आप थोड़ी बदतमीजी क्यों करोगे? आप क्यों रूडली बात करोगे? बी पोलाइट, अच्छे से, प्यार से, विनम्रता से बात करो, लेकिन उतनी करो जितनी सफिशिएंट है। फिर अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो। लोगों को सताता है कि भाई हमें भी कोई चाहिए, ये बात वही बोलेगा जो अपने आप से खुश नहीं है। आई नो, अब फैमिली में और भी तो लोग हैं, बच्चे भी तो हैं। धीरे धीरे स्टार्ट ओपनिंग अप विद देम। अपने एक और अपना सोशल सर्कल बनाइए, बाहर जाइए, 10 एक्टिविटीज़ को करिए। आप प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, जॉब में जाते हैं, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट मिलता है, 4 लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो हमारी लाइफ जीते हैं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने को नहीं कह रहा, मैं सोशलाइज होने के लिए कह रहा हूँ। राइट सर, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो अगर हम PLR के थ्रू कुछ ऐसा हम थेरेपी के थ्रू देख सकें कि यार ये तो मैंने खुद मांगा है, या मैं पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म करके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्टेंस आती है, चाहे वो दोनों साइड से हो, चाहे वो इनेबलर की साइड से हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट की साइड से हो। ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि ये पॉसिबल है अगर हम PLR थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो
देखो पीएलआर थेरेपी में क्या है, कई बार ऐसा होता है हम एक रिलेशन को ना एक नए एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आपने बोला कि वे पास्ट में मैंने ऐसे एक्टिविटीज़ करे थे, ऐसे कुछ डीड्स करी थी, उसका ऐसा मोड ऑफ पनिशमेंट मुझे मिल रहा है। अब मुझे एक नई नॉलेज मिल गई, एक नया रियलाइजेशन हो गया। तो जब मुझे पता चला कि ये मेरे लर्निंग का पार्ट है तो मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ गई, रिजेक्शन मेरे माइंड से चला गया। अब मैं अपने पार्टनर के अंदर फ्लॉज नहीं देखता, अब मैं अपने पार्टनर को देखता हूँ कि भाई ये तो यूनिवर्स ने मुझे भेजा है एक लर्निंग, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एक परसेप्शन अपने पार्टनर को देखने का अलग हो गया, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में जैसा मैं रिएक्शन देता था मेरे रिएक्शन में चेंज आना शुरू हो गया। जब मेरे रिएक्शन में चेंज आएगा तो डेफिनेटली जो दूसरा इंसान है उसके अंदर भी चेंज आता है, क्योंकि वो हैबिचुअल है आपके सेम रिएक्शन को देखने में। अब जब आपके अंदर रिएक्शन का चेंज आया, वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, अब नाउ दैट पर्सन इज ऑल्सो टेकन अ बैक कि यार ये क्या है। तो अब वो आपके चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो पीएलआर से बहुत रिलेशनशिप्स में, स्पेशली नार्सिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने चेंज देखे हैं। उस इंसान का एनपीडी ठीक नहीं हुआ, डोंट थिंक कि हमारे पीएलआर से उसका एनपीडी ठीक हो गया, नहीं, हमारे अंदर पीस आ गई, हमारे अंदर वो ठहराव आ गया जो हमें चाहिए होता है। और अब हम वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसा हम पहले रिएक्ट करते थे, क्योंकि अब हमें नॉलेज मिल गई है। तो पीएलआर ने एक्चुअल में बड़ी इंसाइट हमें दी है टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ अ रिलेशनशिप। एग्जैक्टली सर, वही बात है ना कि बारिश हो रही है, आप बारिश नहीं रोक सकते, आसमान को नहीं बोल सकते बादलों को कि बरसना बंद कर दो, बट यस छतरी लगा के जा सकते हो, ये आपका चॉइस है। सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि जो आजकल एक टर्म फेमस है, मम्माज बॉय एंड डैडीज लिटिल प्रिंसेस, इसमें क्या वो ममाज बॉय जो है उसके घर में उसकी माँ नार्सिसिस्ट है और वो इनेबलर है, सेम विद डैडीज प्रिंसेस की वो डैड नार्सिसिस्ट है और जो प्रिंसेस है वो इनेबलर है, या कुछ और है इसके पीछे? इसमें देखिए एक बात तो तय है कि अगर ममाज बॉय है तो मदर का नार्सिसिज्म वाला रोल है ही है, डैडीज एंजल है तो भाई वहाँ पे डैडी का कोई ना कोई नार्सिसिस्ट वाला रोल है ही है, ये तो बात श्योर है। अब बात ये आती है कि उसका इम्पैक्ट अब इनके ऊपर कैसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं लड़की की, अगर वो इनेबलर हुआ है तो वो इनेबलर वो वैसे भी होता कि उसको नार्सिसिस्ट पार्टनर ही चाहिए होता, बट उसे नार्सिसिस्ट पार्टनर नहीं चाहिए, तो वो इनेबलर नहीं, वो गोल्डन चाइल्ड बना है, यानी कि वो नार्सिसिस्ट का रेप्लिका बन गया। इनेबलर तब होता, अगर मैं इनेबलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो उसे इतनी ही डोमिनेटिंग फीमेल पार्टनर चाहिए होती, उसे ऐसे ही नार्सिसिस्ट पार्टनर चाहिए होती। तो वो इनेबलर है कि जैसा मुझे पूरी लाइफ में मेरी माँ ने डिक्टेट करा है, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मुझे डिक्टेट करे। और ऐसे कई सारे हस्बैंड्स होते हैं जो ऐसे नार्सिसिस्ट वाइफ्स को ही सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो इनेबलर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर वो गोल्डन चाइल्ड की फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने अंदर वो ले लिया है एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि दिस इज द वे ऑफ लिविंग, ऐसा ही हमें जीना चाहिए। तो वो ममाज बॉय वो वाले हैं जो गोल्डन चाइल्ड हैं और उनकी मदर ने उनके अंदर वही ट्रेड्स दिए जैसे ट्रेड्स मदर के अंदर खुद हैं। तो क्योंकि मदर इस केस में नार्सिसिस्ट हैं तो बेटा भी नार्सिसिस्ट निकलता है। और यहाँ पे जब उसकी पार्टनर होती है, शी इज एबल टू सी ऑल दिस, तभी तो वो कहती है कि मेरा हस्बैंड तो ममाज बॉय है। उसे दिख रहा है कि यार ये तो इससे बाहर ही नहीं आता है, जो माँ कहती है वही करता है, मेरे ओपिनियन की वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे वो है। अगर हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक डैडीज गर्ल की बात करते हैं, डैडीज लिटिल एंजल की अगर हम बात करते हैं, पापा की परी अगर जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे सेम वो यहाँ पे इनेबलर कब रहेगी, जब वो भी एक टॉक्सिक आदमी को अपने पार्टनर के रूप में सेलेक्ट करेगी। जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया था, वो एक इनेबलर है। कोई बात नहीं, मैंने अपने फादर को भी एक टॉक्सिसिटी के साथ जीते हुए देखा है, तो मेरे लिए यही एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। तो मुझे भी ऐसा ही टॉक्सिक पार्टनर चाहिए, मुझे भी सेम सफरिंग्स चाहिए। एक तो वो इनेबलर का रूप हो गया, नहीं तो फिर वो भी गोल्डन चाइल्ड के रूप में होगी कि भाई मुझे बचपन से सारी पैम्परिंग और वो मिला है, तो मुझे आगे जाके भी सब अटेंशन चाहिए, सारा प्यार चाहिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी, यू डू एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे डैडी ने मेरे लिए सब करा है, तुम मेरे लिए सब करोगे। अब यहाँ पे मेरा रोल एज इट इज नार्सिसिस्ट वाला चलता रहेगा। पहले भी मैं नार्सिसिस्ट थी, मेरे फादर या नार्सिसिस्ट थे, राइट, और मैं वही रोल आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हो सकता है लड़के के केस में मदर अगर नार्सिसिस्ट है तो शायद उसके फादर इनेबलर रहे हों, शायद मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर भी सेम है, अगर फादर नार्सिसिस्ट है तो मदर इनेबलर रही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट है लेकिन
इंटेंशनली नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ और मेरी वजह से सामने वाला हर्ट हो रहा है, बट ही और शी बहुत प्यार में है, प्यार बहुत करता है या करती है, लेकिन अनइंटेंशनली उसका वो नार्सिसिस्ट पैटर्न चल रहा है रिलेशनशिप में। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात मैं एग्जांपल के रूप में दूंगा। अगर मैं और मेरी पार्टनर, मान लो मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं डेली अपने पार्टनर को अब्यूज़ करता हूँ, टॉर्चर करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं देखता हूँ डेली रो के सोती है, तो क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? तो क्या मैंने कभी बैठ के बात करने की कोशिश करी कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या है कि तू बार बार रोती है? क्या मेरी कोई गलती है? क्या घर में तुझे कोई बोलता है? अगर प्यार है तो कंसर्न भी होना चाहिए, तो कंसर्न तो है नहीं, तो प्यार किस बात का? पर सर सोसाइटी ने तो पुरुष के अंदर एक मानसिकता ही डाल दी है ना कि औरत तो ये टैंट्रम्स दिखाती ही हैं, इनके तो आज हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स हैं, तो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं लगता हो कि यार ये तो हार्मोन से चलती है, हो सकता है किसी बात को लेकर अपसेट हो इसलिए रो रही है, क्या पता, ये भी हो सकता है, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग वैसे की गई है ना कि औरतें तो बहुत इमोशनल होती हैं, बेचारी बड़ी सेंसिटिव छुई मुई होती हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ, हम छुई मुई तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। अब देखो, आपकी ही मैं स्टेटमेंट में लेता हूँ कि सोसाइटी ने हमें बोला है, सोसाइटी के ने आदमियों के ऊपर ये प्रेशर डाला है, तो आदमी इस प्रेशर को ले क्यों रहा है? तो कहीं ना कहीं आदमी उस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है। तो एग्री क्यों कर रहा है? क्योंकि डीप डाउन वो खुद इस आइडियोलॉजी को बिलीफ में लेकर जाता है, तो सोसाइटी का एग्जैक्टली, तो सोसाइटी का तो रोल ही नहीं हुआ। भड़कता वो है जो भड़कना चाहता है, जो नहीं भड़कना चाहता वो नहीं भड़केगा। अगर कल को मैं आपको आपके हस्बैंड के अगेंस्ट मैनिपुलेट करना शुरू कर दूं, आप नहीं होगे, क्योंकि आप नहीं होना चाहते। और जब होना चाहते होगे ना, मुझे बस हल्का सा एक बात कहनी है, हो जाएगा घर पे कलेश। तो ये कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन ने आके हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। भाई थर्ड पर्सन ने आके डिस्ट्रॉय इसलिए करी क्योंकि आपके अंदर टेंडेंसीज थी, आपने उसको अलाउ करा आने के लिए, तभी वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब नॉट द विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो दूसरा इंसान हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अब जैसे मेल के ऊपर ये प्रेशर भी तो आता है कि भाई अगर लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया तो तू भाई डोमेस्टिक अब्यूज करता है, वाइफ बीटर है तू, और अगर वाइफ के टेंट्रम सुन लिए तो कैसा मर्द है तू। तो ये भी तो प्रेशर माइंड के ऊपर आता है एक आदमी के, तो वो उसमें भी बैटल में लड़ता है कि भाई शुड आई बीट माई वाइफ, शुड आई टॉक टू माई वाइफ, शुड आई क्राई इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ, मैं करूँ क्या? मैं रोऊँ उसके आगे, मैं मारूँ उसे? तो इंटरनल बैटल तो उसकी ये भी चल रही है। ये सारी चीज़ें कब सॉर्ट आउट होती है? जब बात होती है। देखो, बात से बड़ा वेपन नहीं है, हम भी तो बात ही कर रहे हैं, बात से बड़ा वेपन नहीं है। अंदर की इनसाइट बाहर निकलती है जब बैठ के बात करोगे, पिटारा खाली करो कि अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं। दोनों में डर है। तो अगर यहाँ पे हस्बैंड नार्सिसिस्ट है तो उसमें डर है, बात करूंगा तो मेरी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, वो वल्नरेबल है क्योंकि सेंसिटिव है। सेम गोज विद वाइफ। अगर वाइफ नार्सिसिस्ट है वो कभी बैठ के बात करेगी नहीं, क्योंकि जब बात होती है उनको अगले का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लगता है कि भाई ये तो कंप्लेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं तो भाई कब, तुम तो हमेशा बैठ के ना कंप्लेंट ही करती हो, तुम तो हमेशा बैठ के कंप्लेंट ही करते रहते हो, क्या हो गया चलेगी, अगर उससे मैंने 2 बार बात कर ली तो मेरा बॉस ही तो है, क्या हो गया? ये नहीं समझा कि उससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेबल कर दिया कि यू आर जेलस। अरे क्यों है जेलस, जान तो लो। अच्छा, आपने बॉस का नाम लिया, तो क्या हमारे आसपास के जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस होते हैं, जैसे बॉस हो गए, कलीग्स हो गए, हमारे अपने रिश्तेदार हो गए, चाचा ताया, ये सब हो गए, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्पाउस के अलावा, जो एक हम देख लें, क्या ये भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं हमारे लिए पर्टिकुलर? आपके कलीग्स आपके लिए नार्सिसिस्ट हो सकते हैं क्योंकि उनको आपके अंदर कंपटीशन दिखाई देता है, तो उनका कॉम्पिटिटिवनेस बाहर आ जाता है, तो फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन वो कुछ भी कर देंगे और उनको रिमोर्स नहीं होगा। ये भी एक टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट होता है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी जॉब छूट जाए तो आपको वो कंपटीशन के रूप में देखते हैं, राइट? अभी बात प्रोफेशन की आ रही है, तो प्रोफेशन में अपने बेनिफिट के लिए वो आपका कितने भी हद का लॉस करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके मन में कोई रिमोर्स नहीं आएगा, तो बिल्कुल वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। हमारे बॉस भी हमारे लिए नार्सिसिस्ट हो सकते हैं कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी सुनेंगे ही नहीं, हमेशा डिसमिस कर देंगे और आपको वही करने को बोलेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो ये भी एक नार्सिसिज्म की पहचान है। मैनिपुलेटर और नार्सिसिस्ट में क्या अंतर है? देखो, मैनिपुलेटर जो है, अंतर ये है कि मैनिपुलेटर अपना काम करवाता है,
नार्सिसिस्ट तो ये है कि अगर ना अपना काम नहीं होगा तो फिर वो टेंट्रम्स दिखाता है। मैनिपुलेटर टेंट्रम्स नहीं दिखाएगा, नहीं हुआ तो उस कड़वे घूंट को पी जाएगा, लेकिन फिर वो नई पॉलिसीज़ को, नए टैक्टिक्स को फिर वो इन्वेंट करेगा कि आपको वो काम करने पे मजबूर कर दे जो वह करवाना चाहते हैं। तो मैनिपुलेटर्स आर सॉर्ट ऑफ अ नार्सिसिस्ट ओनली, मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में आपको गिल्ट में डाल देते हैं, जैसे कि आप ठीक खाना नहीं बना पाए या तबीयत खराब है, कुछ है, तो भी वो आपको ही गिल्ट में डालेंगे कि इस चीज़ को देखते हुए कि भाई आपकी तबीयत खराब है और आप उतना बढ़िया खाना नहीं बना पाए, उसमें भी आपकी ही गलती है कि पहली बात तो आपने अपनी तबीयत क्यों खराब करी, अब इसमें भी आपकी ही गलती निकाली जाएगी। दूसरा, खाना अच्छा क्यों नहीं बना। सेम विद बॉयज़ के साथ, अगर कोई लेडी नार्सिसिस्ट है कि भाई मुझे घुमाने क्यों नहीं लेके गए, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों नहीं दिलाए, उसमें भी वो देख नहीं रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, वो सामने वाले को ही बात बात में गिल्ट में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे डील करें? दूर हो जाओ इनसे। एक लड़की अगर चीट करती है और वो ये कहती है कि उस टाइम में बहुत डेस्परेट थी या इमोशनली बहुत वीक थी तो इसलिए मेरे साथ ये हो गया, काइंडली फॉरगिव मी, तो ये भी एक नार्सिसिज्म की ही एक ट्रेट है कि अपनी गलती को नहीं पहचानना, इसको एक मेंटल वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करके बोल देना और एक्चुअल में अपनी डीप डिजायर्स को कंटिन्यू रखना, राइट, कंटिन्यू रखना। तो ये भी एक नार्सिसिस्ट की पहचान हो गई है। एक मेल के भी यही बात होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ जब फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ करता है कि देखो तुमने मुझे मजबूर कर दिया ना तुम्हें मारने के लिए, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, क्यों तुम मेरी ठंडी चाय लेकर आती हो, गर्म क्यों नहीं करके लाती हो, तुम्हें पता तो है मुझे गर्म चाय पसंद है, तुम क्यों ठंडी करके लेकर आई हो, मैं क्यों तुम्हारे लिए वेट करूँगा, खैर देखे मारा। तो ये भी नार्सिसिज्म की पहचान है। अगर अपनी गलतियां वो दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये तुम्हारी वजह से ये हुआ है, ये एक चाय का कप कोने पे रखा मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि मुझे पता तुम यहाँ से जाओगी, तुम्हारा ध्यान तो होता नहीं, तुम्हारी साड़ी का पल्लू ऐसे होता है, मुझे पता था लगेगा और गिर गया, तो साड़ी का पल्लू ठीक क्यों नहीं रखा, राइट। करा सब कुछ मैंने और एक जानबूझ के करा, जस्ट टू पनिश माई पार्टनर, उसे ह्यूमिलेट करना, उसे इंसल्ट करना। तो अब आप बोलो उन्हें कैसे नहीं पता जो वो काम कर रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ जानबूझ के कर रहे हैं, बिल्कुल पता होता है। बट हाँ, एक परसेंटेज रहती है लोगों की कि उनको 10 में से 6 काम की नॉलेज है कि ये नार्सिसिज्म की वजह से, 4 की उन्हें सच में नहीं पता होती। अच्छा, क्या ये हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास भी हो सकते हैं कि हम हर जगह, वर्क प्लेस पे भी, पार्टनर में भी, इन लॉज में भी, रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ नार्सिसिस्ट लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं? पास्ट लाइफ का बिल्कुल यहाँ रोल हो सकता है, हमारे पास्ट लाइफ के जो भी हमारे इवेंट्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये है क्योंकि बचपन से वी वर सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट, तो वी फील कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ अ नार्सिसिस्ट पर्सन। अब ये कैसा है, ये एक ऐसा एक प्लेजर है जो हमें दुख देता है बट वी फील कंफर्टेबल इन दैट दुख, हमें उस दुख में भी सुख की प्राप्ति होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके पति उनके साथ कंटिन्यूस बेसिस पे डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं और वो उसको इग्नोर कर देती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मर्द मारेगा नहीं तो वो मर्द किस बात का, तो उनको चाहिए था ऐसा पति जो उनके साथ ये करे। मुझे पता कई लोग एग्री नहीं करेंगे बट आपको समझना होगा, उन्होंने अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट उन्होंने यही किया है। और उनका बेटा भी अगर मेल है, बेटा होता है, जैसे मान लो बेटी के अलावा बेटा, अगर बेटा भी एग्रेसिव ना बना तो उनका अफेक्शन भी बेटे को लेके कम हो जाएगा, तो उनको चाहिए बेटे में भी वो एग्रेशन हो। अब वो सफ़र कर रही हैं, वो रोती हैं, वह परेशान है, दुख में है, बट डीप डाउन क्योंकि बचपन का एक ट्रॉमा उनका ठीक नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट लाइफ पे बात कर रहा हूँ, तो फिर वो अट्रैक्ट अपने आप को केवल ऐसे लोगों की तरफ करती है जो इस प्रकार के टॉक्सिक होते हैं। और जब पास्ट लाइफ की मैं बात करूँगा तो शायद हमने पास्ट में वाकई में कुछ इतना सीवियर लेवल का कुछ बुरा करा है जिसकी वजह से केवल पार्टनर ही नहीं, सारे लोग नार्सिसिस्ट हैं और सब मिलके हमें ही प्रेशराइज करते हैं, हमें ही परेशान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के लिए इतनी ही चर्चा मुझे लगता है काफ़ी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट इसी को अगर हम कंटिन्यू करें रिलेशनशिप्स, नार्सिसिज्म को, तो हम और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि
रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो भी कमी हो, चाहे वो नार्सिसिज्म हो, चाहे वो डोमिनेशन हो, चाहे वो किसी को मैनिपुलेट करना हो, जो भी कमी, वो एक बार रियलाइज़ करिए। और अगर आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सामने वाला आपको बता रहा है, तो सुनने की क्षमता रखिए। क्या पता वो कोई भी चीज़ आपके भले के लिए ही कह रहा हो, क्योंकि किसी भी फ्लॉज़ के साथ तो आप जीवन नहीं जी सकते। और ये नार्सिसिज्म, जैसा सर ने बताया, ये एक तरीके की बीमारी ही है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिश्ते और आपका अपना सेल्फ खुद बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। मुझे बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये बड़ा नया एक्सपीरियंस था आज, ये सारी बातें करना, सुनना। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।